हाँ, तो आज का जो कैप्सूल है हिंदी साहित्य कैप्सूल है, लेकिन इसमें 3 बातें एक साथ है। मतलब कैप्सूल नंबर 4, 5 और 6 तीनों एक ही साथ कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिए। टोटल 45 या 48 क्वेश्चन है, करीब है 45 प्लस क्वेश्चन है। बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन, जिसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न भी है इसके अंदर, ठीक है, लघुत्तरात्मक भी है और आपके दीर्घ लघुत्तरात्मक भी है और निबंधात्मक भी। तीनों 3 कैप्सूल अलग अलग सोचे थे अपन ने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही बना दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, बड़ा सेशन हो सकता है, लेकिन कोई खास नहीं, आपको अच्छे से पढ़ लेना। लघुत्तरात्मक, दीर्घ लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऐसे टाइप, बस सब क्वेश्चन इसके अंदर मर्ज है। लेकिन ध्यान रखना, ये काव्य खंड या पद्य खंड वाली जो बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1 to 11 है, अंतराभाग सेकंड में 1 से 11 है। जो 1 से 10 वाली है ना गद्य खंड, वो अलग से वीडियो आएगा। ये अपना पद्य खंड या काव्य खंड वाली है बुक, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन ऐसे आंसर सहित लिखे हैं मैंने, अच्छे से लिख लेना, आंसर भी लिख लेना, ताकि लिखने से हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और खूब सारी गलतियां भी दूर हो जाएगी और काफ़ी सारी बातें लिखने से याद भी हो जाएगी, अगर आप ध्यान लगा के लिख रहे हो तो, ठीक है। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे, या फिर देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देवसेना की निराशा कई कारण है वैसे तो, जिनमें 2 कारण मुख्य है। पहला कौन सा है? पहला तो हुणु के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा और परिवार के सदस्यों को वीर गति को प्राप्त हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी और जीवन भर वो अकेली रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा था, ये बड़ा कारण था। और दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि ये था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह विजया से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, तब तक वे आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी और स्कंदगुप्त के व्यवहार के कारण वे निराश हो गई थी और अकेली रहने के कारण उसे लोगों की कुदृष्टि का भी जो है सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त की उपेक्षा के कारण उसे भीख मांगने का कार्य भी करना पड़ा और इसी से वह जीवन में हार गई और निराश हो गई। समझ में आ गई? तो ये 2 मेजर कारण थे। ईमानदारी से बता देना, मेरे साथ के साथ याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका ध्यान था तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने, यानी जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर जो है संकेत किया है। तो जो कार्नेलिया का गीत है, आंसर लिखना है कि प्रस्तुत गीत में प्रसाद, आप देखो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से आंसर लिख सकते हो। ये जो लिखा है प्रस्तुत गीत में, आप इसकी जगह भी लिख सकते हो कार्नेलिया के गीत में, ठीक है। कार्नेलिया के गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती हैं, तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। ये वर्णन कर रहे हैं वो कि जब पहली किरण धरती पड़ती है तो ज़बरदस्त तरीके से क्या ज़बरदस्त शोभा देती है भूमि, और उस समय प्रकृति एकदम मधुमेह दिखाई देती है। यहाँ दूर दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है, मतलब लोग यहाँ पर ठहरते हैं, है ना, उनको रोका जाता है, रुकते हैं यहाँ पर। और ये देश सभी की शरण स्थली है, मतलब यहाँ पर सभी शरण यहाँ के रेस्ट करते हैं, रुकते हैं देश के लोग, विदेशों के लोग। और यहाँ मनुष्य दयावान और करुणावान है, मतलब दयावान है, लोगों के प्रति सहानुभूति है, सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं, किसी को दुख या नहीं परेशान नहीं करते। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। सब की सब की विशेषताएं आप सब जानते हो, हमारे भारत देश की विशेषताएं बतानी है, आराम से याद हो गया। तीसरा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। क्या है? हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती दुखलाती सुख मेरे, मंदिर ऊँगते रहते जब जग रजनी भरतारा। इसका भाव पक्ष और कला पक्ष, जब भी आपको काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो दोनों पक्ष के बारे में आपको आंसर देना है। भाव पक्ष में क्या है कि इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब प्रातःकाल यानी सुबह सूर्य निकलता है, आकाश में लालिमा व्याप्त हो जाती है और उसकी सुनहरी किरणें चारों ओर बिखर जाती है। रात भर चमकने वाले तारे धीरे धीरे छिपने लग जाते हैं और सभी प्राणी जगने लगते हैं। चारों तरफ मधुमेह वातावरण व्याप्त हो जाता है। इस भाव को कवि ने अलंकारिक रूप में इस प्रकार चित्रित किया है, मानो उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबोकर सबके सामने, सबके जीवन में सुख बिखेरती आती है और तारे छिपने लगते हैं। ये इन पंक्तियों का भाव पक्ष है। कला पक्ष में कि भाषा प्रसाद गुण युक्त है, उसमें संगीतमत्ता और संस्कृत निष्ठा छुपी हुई है, ठीक है। तत्सम शब्दावली की कोमलता दर्शनीय है और प्रातःकालीन प्रकृति का चित्रों में वर्णन है
और हेम कुम रजनी बरतारा इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और उषा का मानवीकरण किया गया है और शब्द योजना वाकई आकर्षक है। बढ़िया आंसर हो जाएगा। फिर है मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। इस पंक्ति के आधार पर देवसेना की मनोव्यथा का वर्णन करना है कि मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। तो आपको याद है ना कि देवसेना बहुत ज़्यादा सच्ची ट्रू लवर है, सच्ची प्रेमिका थी, किंतु उसे जीवन भर विरह की आग में जलना पड़ा। इस कारण वे निराश हो गई कि मैंने मेरी जवानी इसके याद में खो दी, लेकिन पा नहीं सकी। तो स्कंदगुप्त को अपने जीवन में पाने की उसने आकांक्षा की, किंतु विजया के प्रति स्कंदगुप्त के प्रेम को देखकर उसने अविवाहित रहने का व्रत ले लिया। स्कंदगुप्त ने जब उसके सम्मुख प्रेम का प्रस्ताव रखा था तो उसने दृढ़ता के साथ में उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कहीं किसी और का है। उसने सुख की अभिलाषा छोड़ दी। स्कंदगुप्त के प्रति उसका प्रेम भ्रम था, मतलब एक डाउट था। उसे पाने की आशा उसका पागलपन था। उसको अपने अधूरे प्रेम का दुख तथा पछतावा था। अपनी व्यथा को उसने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि मेरी आशा, जो मैंने उम्मीद की थी, अरे बावली तूने खोदी सकल कमाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अपनी जवानी, यहाँ पर सकल कमाई का मतलब जवानी है। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी कि लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती। इससे क्या आशय है, क्या इसका अर्थ है? तो देवसेना जीवन भर अपने प्रेम की बाहों को हृदय में छिपाए सांसारिक दुखों के भार को भी सहन करती आ रही है। अब तक उसे इस बात का दुख था कि उसे प्रेम के बदले स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह वे अपने एकल दुख से पीड़ित थी। लेकिन जैसे ही काफ़ी समय बीतने के बाद स्कंदगुप्त की ओर से स्वीकृति मिली, किंतु अपने स्वाभिमान हेतु देवसेना उसे ठुकरा देती है, तो उसके हृदय में पीड़ा और आशा का आत्ममंथन चल रहा है कि क्या यार क्या किया जाए, है ना। ये उसका, हालांकि उसने ठुकरा तो दिया था, अस्वीकार कर दिया था, फिर भी उसके मन में पीड़ा और आशा दोनों का आत्ममंथन चल रहा है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो इस प्रेम के कारण उसने अथाह पीड़ा झेली थी। अब वह उस स्थिति से बाहर आना चाहती है, इसलिए विश्व परमात्मा के माध्यम से कह रही है कि ये प्रेम की संपदा आप अपने ले लो। मेरा हृदय अब थक चुका है, मेरी करुणा रो रो कर थक गई है। अब मैं इस प्रेम से निपजी पीड़ा, वेदना, निराशा को और सहन करने में असमर्थ हूँ। दुखी व निराशा भरी स्वर लहरी देवसेना के विगत जीवन की कहानी को व्यक्त करती है। ये है सिंपल कि लौटा लो ये अपनी थाती, मतलब अब मुझे नहीं चाहिए, लौटा लो ये अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, मतलब रो रो के अब थक चुकी है। ये था। 7वां प्रस्तुत कविता कौन से? गीत गाने दो मुझे, ये वाली कविता है। गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट करो। या फिर गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य क्या है, स्पष्ट करो। तो गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य है कि ये निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। आज के वातावरण में व्यक्ति का दम घुट रहा है, वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों का संपूर्ण जीवन संघर्ष करते बीता चला है, लोग संघर्ष करते जिंदगी भर, इस कारण वे निराश हो गए हैं। इस कविता के द्वारा कवि लोगों को निराशा छोड़कर आशावादी बनने की प्रेरणा देता है, वह दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए जल उठो फिर सींचने को, प्रथा बुझी हुई आग को गीत गाकर वे जगाने का प्रयास करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस कविता का मेन प्रतिपाद्य यही है कि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनको नई एनर्जी देने का काम इस कविता के माध्यम से मिल रहा है। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग के, याद है ना आपको, किस पंक्ति उद्घाटित किया गया है? तो एक कवि उद्घाटित करना चाहते हैं कि बेटी जिस लता पर तुम कली बनकर खिली वह लता भी वहीं की थी, मतलब उनकी वाइफ भी वहीं की थी, क्योंकि बेटी भी आपको पता ननिहाल में रहती थी, याद है ना, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, उसी ज़मीन की थी। कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली कहा है। ठीक है, कली बताया है। सरोज की माता को अपने पिहर यानी मायके में सुख मिला था और सरोज को भी अपनी नानी के घर से, मतलब मायका, भाई अपनी जो मम्मी का मायका या फिर जो घर होता है वो हमारा ननिहाल होता है, वही चीज़ है। तो वहीं पर ननिहाल में स्नेह मिला नानी के वहाँ। तो एक भाव ये भी प्रकट होता है कि सरोज का ननिहाल लता है और सरोज कली है, क्योंकि सरोज बचपन से वहीं रही और वहीं पर बड़ी हुई। तो कविता की ये पंक्ति दोनों प्रसंगों को उद्घाट करती है। एक तो ये कि सरोज की माता को लता बताया गया था और सरोज को कली बताया गया था, या फिर ये भी सही बैठा दूसरा कि सरोज खुद कली है क्योंकि सरोज बचपन से वहीं रही थी, बड़ी हुई थी, और उसका ननिहाल उसका लता है।
दोनों ही बातें सही है, ठीक है। दोनों तो याद रखना कि एक बार तो सरोज की मम्मी जो है वो लता है और सरोज कली है, दूसरी बात में जो सरोज का ननियाल है वो लता है और सरोज कली है। तो ये दो यहाँ पर जो है हमें देखने को प्रसंग मिलते हैं, ठीक है। अगला, गीत गाने दो मुझे कविता निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है, स्पष्ट करो। या फिर अथवा गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऐसे में कविता करने का क्या उद्देश्य है। तो कवि अनुभव करता है कि आज सारा संसार पीड़ाग्रस्त है, पृथ्वी के प्राणियों का जीवन बड़े संघर्ष करते करते भी थक गया है, वे अपनी जिजीविषा रूपी समस्त पूंजी लुटा चुके हैं, मानवता मर गई है, सभी निराश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कवि आशा के गीत गाना चाहता है जो उसे दुख से लड़ने की प्रेरणा दे सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत गीत है निराशा में आशा भरने का। छोटा क्वेश्चन अगर आ जाए, ये आपके लघुतरात्मक, तो मैंने कहा ना मिक्स है इसमें, लघुतरात्मक भी है तो लघुतरात्मक और निमित्तात्मक तीनों। अगला, गीत गाने दो मुझे कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हालांकि प्रतिपाद्य और ये तो सेम ही हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रिपीट सा हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। गीत गाने दो मुझे महाकवि निराला की कविता है और कवि ने अपने जीवन में व्याप्त संघर्ष और वेदना को आम आदमी के संघर्ष से जोड़कर बिल्कुल समझाने का प्रयास किया है। विपरीत परिस्थितियों को जीते हुए कवि ने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हमें जीवन में निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी जाती है इस कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ना। तो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हमें होश हवास नहीं खोना चाहिए। संसार के छल कपट के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कवि ने आशावादी बनने की, मतलब उम्मीद रखो, आशा रखो, सफलता जरूर मिलेगी, और अविश्वास की दृष्टि को खत्म कर भाईचारे की प्रवृत्ति अपनाने पर जोर दिया है। प्रेम की बुझी लौ को फिर से मानवता द्वारा सिंचित करने को कहा है। अंततः कवि यही कहता है कि संसार के स्वार्थ, शोषण और निराशा को दूर करने के लिए संघर्ष करने का समय आ गया है। इस कविता से विपरीत समस्या में आशा, धैर्य बने रखने की सीख हमें इसमें मिलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी अपन को है कि गीत गाने दो मुझे कविता में क्या शिक्षा देती है। अगला क्वेश्चन, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अगे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, तो कवि अगे ने मैंने देखा एक बूंद कविता में जीवन में क्षण मतलब टाइम, एक पल, उस क्षण के महत्व को भी स्थान दिया है। कविता में बूंद का एक क्षण के लिए सही ढलते सूरज की स्वर्णिम आभा से रंग जाने और फिर सागर में मिल जाने का वर्णन हुआ है। मतलब कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए वो बूंद आई थी लेकिन वो सागर में वापस मिल गई। ठीक है, अपने जब चैप्टर पढ़ा था बड़े शानदार तरीके से पढ़ा था। तो कवि का अभिप्राय ये है कि जीवन भले ही क्षण भंगुर में थोड़ी टाइम के लिए है, किंतु इसे तेज और उष्मा से आलोकित होना चाहिए, तभी इसका महत्व है और तभी इस क्षण का भी महत्व है। मतलब हमें एवरी मोमेंट कोई सा भी एवरी मोमेंट हमें एंजॉय करना चाहिए। हर तरह से प्रॉब्लम ऐसे डाउट के अंदर हमें नहीं रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी। अगला है कि दीप अकेला के प्रतिकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमाता क्यों कहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दीप अकेला कविता में दो प्रतिकार्थ शब्द हैं, कौन कौन से। एक द्वीप, एक तो क्या है द्वीप है, और दूसरा है पंक्ति। तो द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज की प्रतीक है। ध्यान रखना, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, चैप्टर पढ़ा था अपन ने, और जो पंक्ति है वो पूरे समाज को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, और तो दीप में तेल यानी स्नेह भरा होता है, प्यार भरा होता है, तभी वो प्रकाश देता है। उसकी लौ ऊपर को उठती है, ये मानो उसका गर्वीलापन है। उसकी लौ हवा के साथ इधर उधर झूमती है, ये उसका मदमातापन है। ठीक है, कौन सा मदमातापन है। इसी प्रकार मनुष्य स्नेह यानी प्रेम से भरा होता है, उसमें भी अहंकार है और अहंकार में वे मदमाता होकर झूमता भी है। तो दोनों ही प्रतीक यहाँ पर सार्थक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी आराम से पढ़ सकते हो। अगला, ये दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता के प्रतिकार्थ को लिखिए, अथवा इसके अंदर, अथवा ये दीप अकेला कविता का मूल भाव क्या है। हर तरह से क्वेश्चन है तो आंसर एक ही होगा। दीप अकेला है, वे दीपों की पंक्ति की अपेक्षा एक लघु इकाई, छोटी इकाई। दीपक भाई, एक तो बहुत सारे पंक्तियां हो, लंबी इकाई जहाँ पर दीप रखे, दीपक रखे हो, लेकिन अगर दीप अकेला है, दीपक अकेला, तो फिर वो छोटी इकाई हो गया, लघु इकाई है उसके सामने, जो कि एक पूरी चेन बनी होती है उसमें। फिर भी वह कंपित नहीं होता, वे अपनी लो को ऊपर करके गर्व के साथ जलता है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, बुझता नहीं है, पूरे गर्व के साथ में मतलब जलता रहता है, प्रकाशमान रहता है और अपने को मतलब ऊपर की ओर लो जलती है।
उसका अपना एक महत्व है, अपना प्रत्येक अस्तित्व है, बिल्कुल खुद का एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए अकेलेपन में भी सुशोभित है वो। उसका जलना सार्थक है, उसका जलना समूह के लिए विशेष महत्व रखता है, वह समाज के लिए आत्मत्याग करने को भी तत्पर रहता है। ये बात है कि अगर वो इकट्ठे समूह में रहेगा तो उसका बहुत ज़्यादा प्रकाश एक साथ सब जगह फैलेगा, लेकिन अकेला भी है तो भी एक अपने आप में अकेला फिर भी सने भरा है। समाज के सम्मुख अभी पूरा नहीं हुआ है ना। समाज के सम्मुख मानव अत्यंत लघु है, मतलब यही वाली चीज़ है, जैसे एक दीपक पूरी पंक्ति अगर होती तो उसके सामने तो छोटा सा ही लघु इकाई है, वैसे ही एक जो मनुष्य पूरे समाज के सामने एक छोटी इकाई है। एक तो पूरा समाज हो, एक मनुष्य अकेला हो, तो समाज के सम्मुख मानव अत्यंत लघु है, लघु इकाई है, और दीपक भी उसी का एक प्रतीक है। लघु मानव समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। लघु मानव समाज के किस अंग के साथ जुड़े इसका निर्णय वह स्वयं करता है, उसे बलपूर्वक समाज के किसी वर्ग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। वह स्वतंत्र है, जहाँ चाहे जिसमें जुड़े, जिस धर्म को अपनाए, जिस जाति में जाए, कोई छूटे उसको। वह अपने कार्यों द्वारा समाज का हित करता है, और यही इस कविता का प्रतीकार्थ है। आगे प्रयोगवाद के जनक हैं, और ये द्वीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है, और इस कविता में नए प्रतीक, नए उपमान, नए बिंब और नए छंद का प्रयोग हुआ है। उनकी अभिव्यक्ति भी नवीन है और भाषा में भी नवीनता है, बिल्कुल नयापन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके पूरा निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है, या फिर मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि अज्ञे ने बूंद एवं सागर के संदर्भ में कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, सागर तो है समाज का प्रतीक है, इसलिए समष्टि का प्रतीक है, मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, और बूंद व्यक्ति तो वेष्टि की प्रतीक है, मतलब वहां पर अकेलापन है थोड़ा सा। बूंद सागर की लहरों से उछलकर अलग हो जाती है, ठीक है, और पुनः उसी सागर में मिल जाती है। बूंद क्षण भंगुर है, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए है, पर अपना विशिष्ट महत्व रखती है। इसी प्रकार मानव समाज से पृथक होने पर कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मानव का समाज से अलग हो जाना कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु जब उसके खंड स्वरूप को विराट चेतना का आलोक मिल जाता है तो वह अमर हो जाता है। ये भी तो है, ठीक है, मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और अलग से उनकी पहचान है समाज में, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। और अगला क्वेश्चन, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव शहर पर पड़ता है। बढ़िया क्वेश्चन है। बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है, सारा शहर धूल से भर जाता है, लोगों की जीभ पर धूल की किरकिराहट अनुभव होने लगती है, जैसे वो जैसे किरकिराहट होती है ना, ऐसे कि धूल है जैसे, ऐसा लगता है। प्रकृति में जब वसंत ऋतु आती है तो सारी प्रकृति श्रृंगार करती है, मतलब शानदार बन जाती है। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, पर बनारस का वसंत उससे भिन्न है। लेकिन अपन जब देखते हैं तो नए पत्ते आते हैं, वो सब वसंत ऋतु में आते हैं, बनारस में वसंत ऐसा नहीं आता है। बनारस में वसंत आता है, बनारस के वसंत में चारों तरफ धूल के बवंडर उड़ते हैं। वसंत में बनारस के गंगा के घाटों और मंदिरों में घंटों की ध्वनि सुनाई देती, घंटियों की, सॉरी यहाँ पर घंटियाँ कर लेना, घंटों नहीं है, ये घंटियाँ कर लेना, घंटियों की, क्योंकि तेज़ हवा चलती है तो वो घंटियाँ अपने आप बजती है, उनकी ध्वनियाँ सुनाई देती है। गंगा के घाटों और मंदिरों में भिखारियों की भीड़ बढ़ जाती है और उनके कटोरे भीख से भर जाते हैं। ये था क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला, गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। उपयुक्त पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो शिल्प सौंदर्य, देखो हेडिंग लगा देना आंसर में, शिल्प सौंदर्य। बनारस शहर सदियों से एक पैर पर खड़ा है, मानो किसी अलक्षित सूर्य को एक पैर पर खड़ा होकर वो आगे देख रहा है। और बनारस के आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों रूपों का मिलाजुला वर्णन है। गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा है में मानवीकरण हो रहा है, और बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और टांग का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है, और मुक्त छंद है, भाषा सरल और परवा। ये शिल्प सौंदर्य थोड़ा सा करना है, इसको आपको अलग से याद ही करना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं। निम्न पंक्तियों में कवि का भाव क्या है? जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। आंसर देखो, ये बनारस के बारे में ही है। बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, विश्वास और भक्ति अत्यंत सुदृढ़ है, मजबूत है। वह अनंत काल से इसी प्रकार बनी हुई है। उसको अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वह बिना किसी सहारे के जन जीवन में समाई हुई है। ये बात है बनारस की प्राचीनता की। फिर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। हिमालय किधर है? इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों?
क्या आपकी दृष्टि में ये उत्तर सही है? विस्तार से उत्तर दीजिए। तो देखो, बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त था, बिजी था, वह पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था। उसे कवि का अचानक ये प्रश्न असामयिक लगा, जैसे आप कोई अलग काम कर रहे हो, अचानक कुछ पूछ ले, तो आप अचानक पूछते हो कि क्या, ये क्या, मतलब अपन डाइवर्ट से हो जाते हैं क्योंकि अपना ध्यान कहीं और था। वैसे ही तो उसने सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। अचानक से पूछा कि हिमालय किधर है, तो उसने कहा हिमालय उधर है जहाँ मेरी पतंग उड़ रही है। ठीक है, बालक को हर चीज़ पतंग की दिशा में ही नजर आती है। तो कवि कहता है कि मैंने ये पहली बार स्वीकार किया कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है, ठीक है, छोटी होती है, उनकी सोच की सीमा भी उसी तरह सीमित होती है। बच्चा ज़्यादा नहीं सोचता। छोटे बच्चे को आप आराम से उल्लू बना सकते हो, और आपने घर में भी, आप जब छोटे थे, अपन भी जब छोटे थे, अपन को उल्लू बनाया जाता था पेरेंट्स के द्वारा कि ये करो ये हो जाएगा, देखो बेटा ये करो, ये आराम से अपन उल्लू बन जाते, क्योंकि अपन अपना इतना माइंड ब्रॉड नहीं था, एकदम सीमित था, सोच सीमित थी, वही वाली चीज़ है। इस कारण वे हर चीज़ को अपने ढंग से देखते हैं, और मेरी दृष्टि में ये उत्तर बिल्कुल सही है। बच्चों के हिसाब से आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश की कौन सी स्थिति पर प्रकाश डाला, स्पष्ट कीजिए। तो एक कम कविता के माध्यम से कवि ने उस समय का चित्र प्रस्तुत किया है जब हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। सभी को लगा था कि भारत की स्थिति अब बहुत अच्छी हो जाएगी। देश में आपसी व आंतरिक मतभेदों के फलस्वरूप गरीबी और अमीरी का फासला दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता सेनानी अपने जान माल की परवाह किए बिना भारत को अच्छी स्थिति में देखने के लिए शहीद हो गए थे, मगर इन सभी बलिदानों का उल्टा परिणाम निकला। आज़ादी के बाद लोग अमीर बनने के लिए नैतिक पतन की राह पर चल पड़े। समाज में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार फैल गया, जैसा कि आज देख रहे हो आप, हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार है। मानवीय मूल्यों का दरकिनार करते हुए सभी आगे बढ़ने की दौड़ में लग गए। फलस्वरूप स्थिति और भी भयावह हो गई। गरीब और भी गरीब होता चला गया, अमीर अनेक प्रकारों से और भी अमीर होता गया। ये कुछ कारण है। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने भारत कौन देश की जो स्थिति बताई है उसका शानदार वर्णन अपन ने देखा। फिर है सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या आश्चर्य है, क्या तात्पर्य है। वर्तमान समय में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों के कारण सत्य का कोई स्थिर स्वरूप नहीं रहा है। वह हमें कभी दिखता है तो कभी छिप जाता है। वस्तुतः आज के समाज में सत्य को पहचानना बड़ा कठिन हो गया है, और यही कवि कहना चाहता है कि सत्य का कोई एक स्थिर रूप नहीं है, कोई एक पहचान नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति सत्य के बारे में हमेशा डाउट में रहता है, संशयग्रस्त रहता है। ये चीज़ है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। इन पंक्तियों प्रकाश में एक कम कविता का मर्म खोलिए, मतलब क्या मीनिंग है। बहुत ज़बरदस्त लाइनें हैं। कवि ने आज़ादी के बाद भारत के अनेक लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है। छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता एवं अन्याय के बल पर लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारा है। अनैतिक तरीकों से लोग धनवान बने हैं और दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को ही उन्होंने अपनी उन्नति का साधन बनाया है। इस पंक्ति में एक व्यक्ति कम है, वह है भिखारी। इस पंक्ति में एक व्यक्ति कम है और वह है भिखारी। हाथ फैलाने वाले अर्थात भीख मांगने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि अन्य लोगों की तरह धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, बेईमानी या रिश्वतखोरी तो नहीं कर सका, इसलिए हाथ फैला रहा है कि उसको पैसे दो, इसलिए वह धनवान नहीं बन सका और आज इतना गरीब है कि पेट भरने के लिए भी उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, लेकिन है ईमानदार, किसी के साथ धोखा, छल कपट, चोरी चौकारी नहीं करी, इस वजह से वो आज मांग रहा है। तो ये चीज़ है, काफ़ी बढ़िया है। आराम से भिखारी को लेके आप आंसर दे सकते हो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के संदर्भ में स्पष्ट करो। तो कवि इस कविता में ये बताना चाहता है कि वर्तमान समय में सत्य की पहचान बहुत कठिन है। आज सत्य का स्वरूप समाज के साथ बदल रहा है। वर्तमान समय में हो रहे परिवर्तनों में सत्य की पहचान कठिन कार्य है। सत्य को हम तभी पहचान पाते हैं जब हमारे मन में दृढ़ निश्चय और संकल्प हो, उसे अंतरात्मा से ही पहचान पाना संभव है। भाई अब अगर सत्य को जानना हो तो पहली बात तो हम सच बोलें, दूसरे के साथ ईमानदार रहें, और हमारे अंतरात्मा ही पहचान सकती है कि क्या सही और क्या गलत है। हम सबको पता है, हम भी कोई गलती करते तो हमको पता है कि नहीं यार है तो गलत। अगर वो हमें पता चल जाए, हमारे अंतरात्मा से आवाज़ आती गलत है, तो फिर हम क्यों करें, वो वाली चीज़ है। अगला, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है।
वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता ये है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। टूट गया है कि ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं कैलेंडर से जाना जाता है। ठीक है, ये तो कोई कहते से आएगा। ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं कैलेंडर से जाना जाता है। मतलब कौन सी सीजन आई है वो लोगों को पता ही नहीं चलता, कौन सा त्यौहार है, ये तो बस कैलेंडर से देखते हैं। पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, आम के वृक्ष वीर वसंत से लद जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, पर हमें वसंत आगमन का बोध इसलिए इनसे नहीं अपितु कैलेंडर से और वसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। लोग इतने बिजी हैं, ठीक है, नेचर को भूल से गए हैं। ठीक है, कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है। कविताएं पढ़ने में हमें पता चलता है कि वसंत के ढाक में के जंगल लाल फूलों से भर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए अच्छा नहीं है। कवि यही बात इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। बहुत ईजी है ये, और ये बात रियल है। कब वसंत आ रही है, कब वसंत पंचमी, ये सब बहुत सारे जितने भी छोटे छोटे त्यौहार है, ये सब जितने भी छोटे त्यौहार ये प्रकृति का ध्यान में रखते हुए मनाए जाते थे। पहले बहुत परंपराएं थी, आज के लोगों को पता ही नहीं चलता। जब छुट्टी होती है तो पता अच्छा ये था कि आज वसंत पंचमी थी क्या आज। तो ये सब बातें हैं जो कैलेंडर से पता चलती है। तोड़ो 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 ये बंजर तोड़ो, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखो इसका, ये तो ऐसे आ गया होगा कि जिस प्रकार खेत को बीज बोने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उसकी कठोरता को तोड़ना पड़ता है। भाई उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ज़मीन के ऊपर, तो उसको फिर सॉफ्ट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसे गोड़ कर जोत कर मिट्टी को भुरभुरा करना होता है, ट्रैक्टर के द्वारा उसे खोखला कर किया जाता है, तभी उसमें बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार मन रूपी खेत में कविता रूपी बीज का अंकुरण तभी होता है जब मन की कठोरता, ऊब और खींच को नष्ट कर दिया जाए, और यही इस कथन का मेन कारण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगला, वसंत आया शीर्षक कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। देखो इस कविता में यह व्यंग्य किया है कि हमें ऋतु परिवर्तन का अनुभव प्रकृति निरीक्षण से नहीं होता, क्योंकि हमारी जीवन शैली में बदलाव आ गया है और हम वसंत के आगमन की सूचना कैलेंडर से प्राप्त करते हैं। कोयल की कूक, भ्रमरों की गुंजार, फूले हुए प्लास या बोर से लदे आम के वृक्ष को देखकर नहीं पता चलता हमें, जबकि ये सब जब होता है तो ये पता चल जाता है कि वसंत ऋतु आ गई है। लेकिन आजकल तो लोग कैलेंडर से देखते हैं। हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम प्रकृति का निरीक्षण कर सकें। कवि ये कहना चाहता है कि हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना ही है कि हम प्रकृति से दूर हट गए हैं। हमने कविताओं में ही इन प्राकृतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है सिर्फ, और हमने अभी मतलब खुद से नहीं याद आती, खुद नहीं पहचान पाते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं? अपने शब्दों में वर्णन करो। तो राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या उनके द्वारा प्रयुक्त धनुष बाण, उनके पत्राण यानी जूतियाँ देखकर वात्सल्य वियोग का अनुभव करती हैं, उनको देखती रहती है और राम का स्मरण करती हुई उनकी यादों में खो जाती हैं। कभी उन्हें लगता है कि राम अभी यहीं हैं, तब वह सुबह सुबह उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाती है और फिर ये समझकर कि अरे राम तो वन में है, वापस जड़वत हो जाती है, मतलब वापस अपनी जैसी थी वैसी की वैसी स्थित हो जाती है। तो ये है, आराम से आप समझ सकते हो। तुलसीदास के संकलित काव्यांश के आधार पर भरत और राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न आपके। छोटे भाई के रूप में राम भारत को अपना यथोचित स्नेह देते हैं। राम भरत के अपराध करने पर भी उस पर क्रोध नहीं करते हैं। राम भरत के साथ खेलते हुए स्वयं हार जाते और भरत को जिता देते थे। भरत अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करते हैं। भरत राम का एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। बहुत बढ़िया, इजी, आराम समझ सकते हो। ये भी वापस लघुतरात्मक प्रश्न है कि भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करता है, या फिर भरत के आत्म परिताप में तुलसीदास ने उनके चरित्र की किन विशेषताओं को प्रकट किया? आपने वो शब्द उत्तर लिखिए। तो देखो, भरत का आत्म परिताप इस बात का द्योतक है कि साधु स्वभाव के हैं और राम की प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। उनकी माता कैकेयी ने जो कुछ किया उसमें उनकी कोई सहभागिता नहीं है और राम को वनगमन में जो भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उसके लिए स्वयं को दोषी मान रहे हैं। यह है बात, ठीक है। पुलकी शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, ए ही ते अधिक कहो में कहा। पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य आपको बताना है।
ये जो पंक्ति अपने पढ़ी इसमें कौन सा भाव सौंदर्य है उसको अपन जानना चाहेंगे। तो भरत राम को मनाने चित्रकूट गए थे, ठीक है। वहाँ मुनि वशिष्ठ के कहने पर वह सभा में बोलने के लिए उठे तो उनका शरीर रोमांचित हो गया। देखो लिखा ना कि नीरज नयरा पुल की शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज गए नयन जल बाढ़े, ठीक है। और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, ठीक है। के मोर मुनिनाथ नहीं यहीं ते अधिक कहो कामा। उन्हें कहा कि मेरी भावना तो मुनि वशिष्ठ के कथन में ही व्यक्त हो गई, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति गहरा प्रेम और सत्कार व्यक्त हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना। अगला है गीतावली से संकलित पद रागो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट करो। ये निबंधात्मक भी आ सकता है, अति लघुत्रात्मक दीर्घ लघुत्रात्मक में भी ये क्वेश्चन सही बैठेगा। इस पद से ये व्यक्त होता है कि माता कौशल्या अपने पुत्र राम के वियोग से अत्यंत व्याकुल है, ठीक है। वात्सल्य वियोग से युक्त इस पद में राम के दर्शन हेतु कौशल्या की व्याकुलता है, ठीक है, वो व्यंजित हुई है यहाँ पर। भले ही वे कह रही हो कि तुम्हारे प्रिय घोड़े तुम्हारे चले जाने से दुखी हैं, अतः तुम आकर उन्हें अपने दर्शन दे दो, अपने घोड़ों को दर्शन दे दो, पर वास्तविकता यही है कि स्वयं राम को देखने के लिए व्याकुल है। नहीं कि घोड़ों का तो एक बहाना है, बाकी माता कौशल्या खुद राम को देखना चाहती है। राम का पशु प्रेम भी व्यंजित है यहाँ पर। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, यानी कि उसी प्रकार की बात कवि ने यहाँ पर कही है कि राम के वियोग में उनके घोड़े इस प्रकार दुर्बल हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल मुरझे। पाला का मतलब यहाँ पर ठंड ज़्यादा जब पड़ती है तो हम कहते हैं कि फसल में पाला पड़ गया, तो वो पाला पड़ने से जब कमल मुरझा जाते हैं, ज़्यादा ठंड से सहन नहीं कर पाते, ऐसी दशा में सभी जो अयोध्यावासी है उनकी राम के वियोग में हो रही है, उनकी हालत भी ऐसी, वो सब मुरझा से गए हैं। इस पद में राम के हृदय की करुणा व्यक्त हुई है। इस पद में संदेश मिलता है कि राम अत्यंत उदार हैं और इससे माता कौशल्या का वात्सल्य भाव भी व्यक्त हुआ है। बहुत बढ़िया। अगला, श्री राम के अश्वों की किससे तुलना की गई है और क्यों, संक्षेप बताओ। श्री राम के अश्वों की तुलना पाले के मारे हुए कमल के, अभी जैसे पढ़ा अपने, पुष्प से की गई, क्योंकि श्री राम अश्वों से बहुत प्रेम करते थे। उनके वनगमन कर जाने से, अश्व यानी घोड़े, अश्व का मतलब क्या है, घोड़े, ठीक है, वो घोड़े जो हैं वो दुर्बल और श्रीहीन प्रतीत होते हैं। सिंपल ये है। अगला है अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी यानी कि नागमती जो है, विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो अगहन के महीनों में शीत इन ठंड बढ़ गई है, नागमती दिन की तरह छोटी या दुर्बल हो गई और विरह वेदना रात की तरह बड़ी हो गई। प्रिय के वियोग में ये रातें काटे नहीं कटती। नागमती का रूप सौंदर्य तो प्रिय अपने साथ ले गया, यदि वह अब भी लौट आवे तो उसका रूप रंग भी अब वापस आ जाएगा। अपने प्रिय के पास संदेश भिजवाती हुई वह कौवे भौर से अनुरोध, कौवे और भौरा से अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह यानी तुम्हारी याद में, तुम्हारी विरह की आग में जलकर मर गई और उसके शरीर से जो धुआं निकला उसी से हम काले हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि कौवा भी काला होता है और भौरा भी काला होता है। तो आराम से समझ में आपको ये चीज़ भी आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन कीजिए। तो विरह यानी कि बाज पक्षी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए हैं। विरह मतलब उनकी याद, जैसे बाज पक्षी है ना वो घेर लेता है, वैसे घेरे हुए हैं, उसी के चारों ओर मंडरा रहा है। जीते जी वह पक्षी उस शिकारी यानी बाज के डर से तो सूख ही रहा है। जब वह उसे अपना शिकार बनाकर मार डालेगा उसके बाद भी उसकी दुर्दशा करेगा, यानी चीर फाड़ कर खा जाएगा। ठीक इसी प्रकार नागमती को भी लगता है कि विरह बाज पक्षी की तरह उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, जीते जी उसे खा रहा है। अर्थात तो विरह के कारण वह रात दिन दुर्बल होती जा रही है। उसे लगता है कि ये विरह अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मारने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति के विरहणी नागमती की बहुत ज़्यादा निराशा झलक रही है। बहुत ईजी, आराम से सब कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। राती हूँ देवस ये मन मोरे, लागो कंध छार यही तोरे, इसका अभिप्राय क्या है। देखो, विरहणी नागमती के मन में केवल एक ही इच्छा है कि वह विरह में भले ही जलकर नष्ट हो जाए, पर मरने के बाद भी उसे प्रिय के हृदय से लगने का जो अवसर है वो मिल जाए तो भी चलेगा। उसका शरीर तो विरह की आग में जलकर राख हो जाएगा। उस राख के रूप में वह पति के वक्ष स्थल से लगने की आकांक्षी है, ठीक है, मतलब छाती के लिए पड़ना चाहती है।
विरणी नागमती का पति प्रेम ये साफ झलकता दिखता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत इजी। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोही जिए लाई दिन है चसी होरी। इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य प्रकाश डालिए। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी है कि फाल्गुन मास में जायसी की विरणी नायिका की वेदना अनुभूति का वर्णन कीजिए। बात करते हैं अपन भाव पक्ष की। फाल्गुन का महीना लग गया है, जैसा कि अभी भी होली का त्यौहार आने वाला आपको पता ही है। होली का त्यौहार इसी महीने में मनाया जाता है। मेरी सभी सखियों यानी फ्रेंड्स जो भी होती है, सहेलियाँ, उन सखियाँ होली के त्यौहार का आनंद ले रही हैं, मिलजुल कर फाग गाते हैं। फागुन में फाग गाया जाता है, ठीक है, फाग गा रही है। पर मैं विरह में ऐसी जल रही हूँ जैसे किसी ने मेरे शरीर में ही होली की आग प्रज्वलित कर दी हो। भाव ये है कि प्रिय के वियोग से, अपने पति के वियोग में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विरह वेदना में शरीर तप रहा है और आनंद उत्सव उसे सुहाते नहीं है। कला पक्ष मोही जिए लाई दिने जस होरी में उदाहरण अलंकार है। इसमें विरह वेदना का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। यह पंक्ति चौपाई छंद में रची गई है। वियोग में श्रृंगार रस है। अवधि भाषा का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। थोड़ी सी बात रटनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी, काफ़ी ईजी है, ये भी आराम से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करो। और काव्य सौंदर्य जब भी आ जाए तो वहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष आपको करना है। पंक्तियाँ कौन सी है? कुसुमित कानन हैरी कमल मुखी मुदी रहे दुनियान, कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर दे ही झांपड़ कान। ठीक है, इसे भाव पक्ष देखो। कवि ने विरणी नायिका की उद्दित वीरावस्था का चित्रण किया है। वसंत ऋतु में वन में वृक्षों को फूलों से लदा हुआ देखकर नायिका अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती, दोनों आंखें बंद कर लेती है। वे उन फूलों को देखना नहीं चाहती। कोयल की मधुर ध्वनि तथा भंवरों की गुनगुनाहट भी वे नहीं सुनना चाहती और अपने कान बंद कर लेती है। फूलों का खिलना तथा कोकिल और भ्रमरों का बोलना उसे विरह को बढ़ाने वाला है। कला पक्ष कुसुमित कानन तथा कोकिल कलरव में छह का अनुप्रास अलंकार है। धुनी सुनी में ध्वन्यात्मक का सौंदर्य है। भाषा में कोमलता, भावानुकूलता तथा मधुर्य है। माधुर्य गुण है। वियोग श्रृंगार रस है। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण किया गया है। खिले हुए पुष्पों का सौंदर्य तथा कोकिल भ्रमर की मधुर ध्वनि नायिका को अच्छी नहीं लग रही है और ये सब उसे विरह को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जब ऐसी हरियाली, ऐसे फूल फ्लावर वगैरह देखती है तो और भी ज़्यादा अपने उसकी याद आती है। देखो अगला क्वेश्चन। कवि नयन ने त्रिपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? या फिर जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन त्रिपित भेल। उक्त काव्य पंक्ति के आधार पर विद्यापति की नायिका को मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो, प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती, प्रेम से कभी मन नहीं भरता और प्रेम हमेशा ऐसा लगता है कि और करते रहें। ठीक है, तो प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती, मन सदैव अतृप्ति रहता है, मतलब थोड़ा और नायिका यानी राधा के नेत्र आज भी नायक यानी कृष्ण के दर्शन को व्याकुल हैं। उसके नेत्र कभी भी प्रिय की सांवली सलोनी सूरत को देखकर तृप्त नहीं होते, मन नहीं भरता। ये अतृप्ति उसके प्रेम की परिचायक है। नायिका के मन में नायक के रूप दर्शन की लालसा है और यही कवि इन पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल। अगला, विद्यापति का साहित्यिक परिचय अधिकतम 40 शब्दों में आपको देना है विद्यापति का। तो मैथिल कोकिल उपनाम से विख्यात कवि विद्यापति मिथिला नरेश शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। ये बचपन से ही अत्यंत कुशल बुद्धि के थे, तर्कशील विद्वान थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन आदि के प्रकांड पंडित थे। विद्यापति द्वारा कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका अवहट भाषा में और पदावली परिष्कृत मैथिली भाषा में रची गई है। इनकी पदावली इनके बाल्यकाल से मृत्यु पर्यंत रचित इनकी कविताओं का संग्रह है। ये हो गया अपना विद्यापति का साहित्य परिचय। छोटा सा आंसर लिखना है 40 शब्दों में। फिर है अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरणी यानी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो अगहन के महीने में शीत ठंड बढ़ गई है। नागमती दिन की तरह छोटी दुर्बल हो गई है और विरह वेदना रात की तरह बड़ी हो गई है। प्रिय के वियोग में रातें काटे नहीं कटती। नागमती का रूप सौंदर्य तो प्रिय अपने साथ ले गया, यदि वह अब भी लौट आवे तो उसका रूप रंग भी वापस आ जाएगा, मतलब वापस अपनी जैसी थी वैसी वापस हो जाएगी, वापस हेल्दी हो जाएगी, वापस सुंदर हो जाएगी। अपने प्रिय के पास संदेश भिजवाती हुई वह कौवे भंवरे से अनुरोध करती हैं कि तुम जाकर उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह की आग में जलकर मर गई और उसके शरीर से धुआं निकला था, उसी वजह से हम आज काले हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो।
देव सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता, अथवा केशवदास ने बानी जगरानी की प्रशंसा में जो उदार व्यक्त किए हैं उनका भाव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो वाग्देवी सरस्वती की महिमा और उदारता का गुणगान करना इसलिए संभव है क्योंकि वे तो अपरंपार हैं। आप कैसे, इतनी हिम्मत तो नहीं, अनलिमिटेड है वो तो, ठीक, अपरंपार है। बड़े बड़े देवता ऋषि तपस्वी नहीं अपितु चतुर्मुख ब्रह्मा जी, पंचमुख महादेव जी और षडमुख कुमार कार्तिकेय भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आप कैसे कर पाओगे? तो भला एक मुख वाला मनुष्य उनकी अपार महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है? जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त आंसर। अगला, कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, या फिर पंचवटी वर्णन में कवि ने पंचवटी किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? पंचवटी गुणों में दुर्जटी अर्थात भगवान शिव उसके समान है, शिव के समान है, और यहाँ रहने वाले लोगों के दुख नष्ट हो जाते हैं और छल प्रपंच की जो भी छल कपट करते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वे मृत्यु की इच्छा नहीं करते क्योंकि यहाँ सब प्रकार के सुख है, तो जीना चाहते हैं, मृत्यु की इच्छा नहीं, हमें तो जीना है, इतना सुख है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है, बहुत ही शानदार है, जिसका अवलोकन करते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं, उनकी समाधि भंग हो जाती है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है क्योंकि उसे तपस्वियों साधुओं का सत्संग प्राप्त होता है, तो ऑटोमेटिक ज्ञानी हो जाते हैं वो। और यही नहीं, यहाँ उसे मुक्ति भी अनायास ही मिल जाती है, मतलब आराम से, इजी, अनायास का मतलब इजीली, ठीक है। अगला, चौं ओरणी नाचती मुक्ति नटी गुण दुर्जटी वन पंचवटी, इसका क्या काव्य सौंदर्य होगा? देखो, काव्य सौंदर्य या भाव पक्ष, ये पंचवटी गुणों में भगवान शंकर के समान, जिस प्रकार शंकर जी अपने संपर्क यानी शरण में आए व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति भी इस पंचवटी के संपर्क में आता है अर्थात यहाँ निवास करता है, उसे अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पंचवटी में सर्वत्र मुक्ति रूप नर्तकी का नृत्य चलता रहता है। यहाँ रहने वाले प्राणी को बिना प्रयास के मोक्ष मिल जाता। मोक्ष का मतलब है जीना मरना खत्म, बस स्वर्ग पहुँच जाओगे। पंचवटी की सौंदर्यता श्रेष्ठता का चित्रण हुआ है। कला पक्ष मुक्ति नटी, यहाँ से वापस हेडिंग लगाना भाई, ठीक है। ये तो था भाव पक्ष, ठीक है। अगली हेडिंग रह जाएगी कला पक्ष, ये नई हेडिंग लगाना नीचे वाला लाइन से। कला पक्ष है कि मुक्ति नटी में रूपक अलंकार है, पंचवटी को शंकर के समान बताया है, अतः उपमा अलंकार है। सवैया छंद में रचना प्रस्तुत की गई है। कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो संस्कृत निष्ठ और संस्कृत का उसमें मेल और शब्द चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है। अगला, सिंधु त्रयो उनको वंदना में जो बंदरा है या वंदरा जो है, इस शब्द के ध्वनि सौंदर्य को स्पष्ट करो। तो देखो, अंगद रावण को भयभीत करने के लिए कहता है कि जिस हनुमान ने यहाँ आकर इतना उत्पात मचाया और तुम्हारी जला लंका दी, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, आगे पीछे, लंका इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, लंका जला दी, वे तो राम की वानर सेना का एक छोटा सा वानर यानी कि बंदर बन रहा है जो दौड़ भाग करने में बहुत कुशल है। इससे ही ध्वनि निकलती है कि हमारी वानर सेना में एक से बढ़कर एक वीर हैं, अतः राम से युद्ध करने से पहले तू सोच विचार कर ले, राम के आगे तू यानी रावण टिक नहीं पाएगा। अंगद ने दौत्य कर्म का निर्वाह भलीभांति किया, जो अपेक्षाएं उनसे थी, अपने वाक्य चातुर्य से उसने उन्हीं को पूरा किया। अगला, घनानंद का साहित्यिक परिचय, बड़ा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भावपक्ष कलापक्ष उनकी क्या क्या कृतियां, तीनों मिक्स हैं। घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि हैं। उन्होंने वियोग श्रृंगार का मनोहर वर्णन अपने काव्य में किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण तथा व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप मिलता है। उनकी रचनाओं में भावों की जो गहराई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कलापक्ष बात करें तो उनके काव्य में लाक्षणिकता है, वाग्विवक्ता है, वक्रोक्ति के साथ अलंकारों का प्रयोग कुशलता से हुआ है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ ही वचन वक्रता भी मिलती है। घनानंद ने परिष्कृत और साहित्यिक ब्रजभाषा में काव्य रचा है। उनकी भाषा व्यंजकता, कोमलता और मधुरता के गुणों से संपन्न है। वह सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रेरणता हैं। उन्होंने कवित्व, सवैया आदि छंदों को अपनाया है। कुछ 2-3 कृतियाँ लिख देना इनकी, सुजान सागर है, विरह लीला है, कृपाकर्ण निबंध है और रस के लिए वली है। कोई 2-3 भी लिख दोगे तो अच्छे नंबर अपन को मिल जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, श्री रघुनाथ प्राप्त की प्राप्तों में दशकंठ ने जानी परी, इसके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है आपको। तो काव्य सौंदर्य यानी भाव पक्ष, तो देखो राम का प्रताप तथा रावण की मूर्खता का चित्रण हुआ है इसके अंदर। अंगद रावण की बुद्धि पर तरस खाता हुआ कहता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें राम के प्रताप का बोध नहीं हुआ।
समुद्र पर पुल बन गया, तुम हनुमान को बांध कर रख नहीं पाए, तुम्हारी सोने की लंका जल गई। ये सब राम के प्रताप से ही तो संभव हो पाया है, पर तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आई। तुम तो 10 कंठ को, अर्थात तुम्हारे 10 सिर है, तो बुद्धि भी 10 गुनी होनी चाहिए। पर तुमने ये पूछकर कि राम का क्या प्रताप है, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। अब नई हेडिंग लगाना कला पक्ष, वो तो था भाव पक्ष, ये कला पक्ष नीचे वाली लाइन से लिखना है। कवि ने ब्रज भाषा में रचना की है, संस्कृत की तत्सम शब्दावली का युक्त भावानुकूल भाषा है। इसमें सवैया नामक छंद है, 10 कंठ में व्यंजना का सौंदर्य है, और इसका व्यंग्यार्थ है रावण अत्यंत मूर्ख है। ये सब बातें बताई गई है। बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है ये। 47 या 45 की समथिंग क्वेश्चन आपके बने होंगे। 45-46 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो। पूरे 11 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर हैं, जो आपके अंतरा भाग सेकेंड और जो कि उसका काव्य खंड बोल दो चाहे पद्य खंड बोल दो, उसके टॉप लेवल के मात्र 45 क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन आप आराम से, मेरे को ध्यान से अगर सुना होगा तो मोस्टली याद हो गया। एक बार लिख लेना यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, खूब सारी गलतियाँ भी दूर हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी, और लिखने से बहुत सारी बातें याद भी हो जाती है। ठीक है, ओके।